हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ब्लड फिजियोलॉजी का 7 टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स। ये जो वाइट ब्लड सेल्स वाला टॉपिक है ये सारी बुक्स पे ऐसे दिया है कि डेटा दिया है, आपको अपने अंदर फीड कराना है। ठीक, सारा याद करने वाला है। हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके में देखेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। और टॉपिक के एंड में हम एक चार्ट देखेंगे जिससे हम मेमोराइज कर पाएंगे सारी डब्ल्यू की शेप और उनका स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो डब्ल्यू होती हैं इनका नॉर्मल काउंट याद रखना है, 4 से 11,000 होता है, 4 to 11,000। ओके, इसके बाद देखिए जो डब्ल्यू होती हैं, कुछ डब्ल्यू बोन मैरो से बनती है और कुछ डब्ल्यू लिम्फेटिक टिश्यू से बनती है। जो बोन मैरो से बनती है उसमें आती है ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। जो लिम्फेटिक टिश्यू से बनती है उसमें आती है लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। अब देखिए ये जो ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं यानी जो बोन मैरो से बनने वाली सेल्स है, उनका काम होता है फैगोसाइटोसिस, सेक्रीट करना एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस और सेक्रीट करना इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस। फैगोसाइटोसिस, सेक्रीट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एंड सेक्रीट इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस। ठीक, और जो ये लिम्फ टिश्यू से बनती है इनका काम क्या होता है? दिस आर एसोसिएटेड विद द इम्यून सिस्टम। दिस आर एसोसिएटेड विद द इम्यून सिस्टम। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब हम इनकी परसेंटेज पे आते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो 50 से 70% होती हैं। जो एओसिनोफिल्स होती हैं 1 से 6% होती है। बेसोफिल 0 से 1% होती है। मोनोसाइट्स 5 से 10% होती हैं। लिम्फोसाइट्स 20 से 40% होती हैं। इतना परसेंटेज तो हमें रटना है। इसके बाद हमें क्या याद रखना है? जो ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, एओसिनोफिल्स हो, बेसोफिल्स हो, इनका डायमीटर नियर अबाउट सेम ही होता है, 10 से 14 माइक्रोमीटर, 10 से 14 माइक्रोमीटर, 10 से 14 माइक्रोमीटर। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी होती है, न्यूट्रोफिल्स सबसे अबेंडेंट होती है 50 से 70%। ठीक, 50 से 70%। और जो मोनोसाइट्स है ये सबसे बड़ी होती है 8 से 24 माइक्रोमीटर। इसके बाद जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स का डायमीटर कितना होता है? 7 से 15 माइक्रोमीटर। तो याद हो गया हमें, परसेंटेज तो हमने याद किया। उसके बाद हमने देखा सारे ग्रेनुलोसाइट्स का जो डायमीटर होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है तो 18 से 24 माइक्रोमीटर होती है। और जो लिम्फोसाइट्स होती है वो 7 से 15 माइक्रोमीटर होती है। ठीक, इतना हो गया। देखिए न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये दोनों क्या फैगोसाइटोसिस करवाती है, लेकिन इनके फैगोसाइटोसिस करवाने के तरीके डिफरेंट है। इनके फैगोसाइटोसिस करवाने के तरीके डिफरेंट है। हम लास्ट में अलग से एक टॉपिक बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे फैगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लामेशन, जिसमें हम फैगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लामेशन अलग से पढ़ेंगे। ठीक, और पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं। न्यूट्रोफिल्स मैच्योर सेल्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय कर पाती है बैक्टीरिया को इवन इन सर्कुलेटिंग ब्लड। इसका मतलब समझिए, देखिए फैगोसाइट आया ब्लड में न्यूट्रोफिल के पास, तो न्यूट्रोफिल ने क्या किया? अपनी स्यूडोपोडिया को आगे एक्सटेंड किया। ठीक, स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करने के बाद इस फैगोसाइट को फंसाया और जो पोर्शन जिस पोर्शन में फैगोसाइट था वो वाला डिटैच हो गया न्यूट्रोफिल से। तो न्यूट्रोफिल इसके बाद दोबारा से फैगोसाइटोसिस कर सकती है और इससे क्या बना? फैगोस्टिक वेसिकल बना जिसकी डाइजेशन हो गई। इतना क्लियर हो गया। लेकिन मोनोसाइट के केस में क्या होता है? हमने क्यों कहा कि न्यूट्रोफिल्स आर मैच्योर सेल्स दैट कैन अटैक एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इवन इन सर्कुलेटिंग ब्लड वाइल मोनोसाइट्स कांट? क्योंकि जब जो मोनोसाइट होती है ये इमैच्योर सेल होती है। जो ब्लड मोनोसाइट होती है ये इमैच्योर सेल होती है। जब ये ब्लड से बाहर निकलकर टिश्यू में एंटर करती है तो इस टिश्यू में ये क्या करती है? टिश्यू में एंटर करने के बाद ये स्वेल हो जाती है, साइज में इंक्रीज होती है। तो अब हम इसको ब्लड मोनोसाइट ना कह के मैक्रोफेज कहते हैं। और यही मैक्रोफेज क्या करती है? इट्स कैपेबल ऑफ combating डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक, एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ combating डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। इतना क्लियर हो गया। न्यूट्रोफिल की फैगोसाइटोसिस समझ आ गई, मोनोसाइट की फैगोसाइटोसिस समझ आ गई। इसके बाद रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को हम और एक नाम से बुलाते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम। तो ये क्या होता है? ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ये कॉम्बिनेशन होता है, ये सम होता है किसका? मोनोसाइट्स का, मोबाइल मैक्रोफेजेस का, फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस का और कुछ स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स का, और कुछ स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स का बोन मैरो, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। ठीक, ये याद रखा। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में हमने क्या देखा कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का दूसरा नाम मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम भी है। ये कॉम्बिनेशन है मोनोसाइट्स का, मोबाइल मैक्रोफेजेस का, फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस का और फिर स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स का बोन मैरो, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। देखिए जो 90% रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है लिवर में होता है। ठीक,
इतना क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा छोटा सा टॉपिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे इओसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में। जो इओसिनोफिल या एसिडोफिल है, इसका क्या होता है, ये वीक फैगोसाइट होता है, ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस में इंक्लूडेड होता है, इन्वॉल्व होता है, और एलर्जिक रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक, अब पैरासिटिक रिएक्शंस में ये क्या करता है, देखिए ये एक पैरासाइट है, तो ये इओसिनोफिल क्या करती है, ये इस पे अटैच हो जाती है और रिलीज करती है या तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम या तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो इस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, तो पैरासिटिक इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होती है इओसिनोफिल, जैसे शिस्टोसोमियासिस और ट्रैकिनोसिस। ठीक, इसके बाद ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, जैसे एजमा और एलर्जिक स्किन रिएक्शंस। इसके बारे में ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद बेसोफिल के बारे में क्या याद रखना है, बेसोफिल की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है मास्ट सेल्स के साथ। किन सेल्स के साथ, मास्ट सेल्स के साथ। ठीक, और बेसोफिल रिएक्ट करती है हेपारिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन। हेपारिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट, हिस्टामीन एट्रियल वैसोडाइलेटर एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इतना याद रखना है। इसके बाद अप्लाइड में हम देखेंगे ल्यूकोपीनिया और ल्यूकेमियाज। ल्यूकोपीनिया, पीनिया का क्या मतलब होता है, कम होना, तो WBC काउंट का कम होना। किस किस कारण से होता है, एक्सरेज के कारण, गामा रेज के कारण और एक्सपोजर टू द ड्रग्स के कारण ये ल्यूकोपीनिया हो जाता है। ठीक, इसके बाद जो ये ल्यूकेमियाज है, ल्यूकेमिया का मतलब है WBC काउंट का ज़्यादा होना। ल्यूकेमिया दो टाइप का होता है, लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया और माइलोजिनस ल्यूकेमिया। अगर जो सेल्स माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से बनी, अगर उनमें ल्यूकेमिया हो जाए, उनका नंबर बढ़ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइलोजिनस ल्यूकेमिया। और जो सेल्स लिम्फोसिटिक लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से बनी, अगर उनका नंबर बढ़ जाए तो इसको हम बोलते हैं लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। इसके बाद इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं किसके, ल्यूकेमिया के। तो देखिए ल्यूकेमिया में क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो मेटास्टेसिस कर सकती है, यानी वो इन्वेड कर सकती है सराउंडिंग बोन्स को, और बोन्स को इन्वेड करके ये क्या करा सकती है, इन बोन्स में बहुत पेन होना शुरू हो जाती है, ये बोन्स का ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली अल्टीमेटली इनका क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है, मेटास्टेसिस। इसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं ल्यूकेमियाज के कारण। और सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया कैसे होता है, ये WBCs नंबर में इतनी बढ़ जाती हैं कि जो RBCs का सबस्ट्रेट होता है, मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स होते हैं, वो उनको भी कम कर देते हैं, तो RBCs का नंबर इवेंचुअली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दिस कैन कॉज सीवियर एनीमिया। तो ये तीन इफेक्ट्स किसके, ल्यूकेमिया की, यानी मेटास्टेसिस, इन्फेक्शन और सीवियर एनीमिया, इनको याद रखना है। और ब्लड फिजियोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, यही टॉपिक्स के वीडियोस देखने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको नोट्स को एक दो बार रिवाइज करना है, तो देन यू वोंट नीड एनीथिंग एल्स टू मास्टर योर ब्लड फिजियोलॉजी। ओके, इससे जाने से पहले आप पहले ये चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी लोब्ड होता है, 2 से 6 लोब होते हैं, और इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस को कवर नहीं करते। ये कौन सी होती है, ये इओसिनोफिल होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड होता है, स्पेक्टेकल शेप्ड, और इसमें कैसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस को कवर नहीं करते। ये बेसोफिल होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड होता है, इरेगुलर एस शेप्ड। ठीक, और इसकी न्यूक्लियस में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी कोर्स होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक, इसके बाद ये तो थी ग्रेनुलोसाइट्स। अब एक ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगी, तो ये मोनोसाइट होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, किडनी शेप्ड या हॉर्सशू शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ये स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट होती है, ये भी एक ग्रेनुलोसाइट होती है, तो इनमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और जो इनका न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म को कवर करता है। थैंक यू।